अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि हमें किसी न किसी तरह अपने इकोनॉमिक सिस्टम में सुधार करना चाहिए। फिर भी हम अक्सर कैपिटलिज्म के सबसे प्रसिद्ध और महत्वाकांक्षी आलोचक कार्ल मार्क्स के विचारों को खारिज करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं है। वास्तव में उनकी राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा का उपयोग आपदापूर्ण योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं और कठोर तानाशाहियों को डिजाइन करने के लिए किया गया है। फिर भी हमें मार्क्स को इतनी जल्दी खारिज नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें एक गाइड के रूप में देखना चाहिए, जिनका कैपिटलिज्म की बीमारियों का निदान हमें एक अधिक आशाजनक भविष्य की ओर नेविगेट करने में मदद करता है। कैपिटलिज्म को सुधारना होगा और मार्क्स का विश्लेषण किसी भी समाधान का हिस्सा बनने वाला है। मार्क्स का जन्म 1818 में ट्रेयर जर्मनी में हुआ था। जल्द ही वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए, जो एक छोटे से इंटेलेक्चुअल समूह थे जो क्लास सिस्टम को समाप्त करने और प्राइवेट संपत्ति को खत्म करने की वकालत करते थे। उन्होंने एक पत्रकार के रूप में काम किया और जर्मनी से भागना पड़ा। अंततः लंदन में बस गए। मार्क्स ने पुस्तकों और लेखों की एक बड़ी संख्या लिखी, कभी कभी अपने मित्र फ्रेडरिक एंगल के साथ। उनका मुख्य विषय था कैपिटलिज्म, वो इकोनॉमी का प्रकार जो वेस्टर्न दुनिया पर हावी है। उनके समय में ये अभी भी विकसित हो रहा था और मार्क्स इसके सबसे बुद्धिमान और जागरूक आलोचकों में एक थे। ये समस्याएं थी जिन्हें उन्होंने इसके साथ पहचाना। मॉडर्न वर्क इज एलिनेटेड, आधुनिक कार्य वियोजन है। मार्क्स की सबसे बड़ी अंतर्दृष्टियों में से ये एक है कि वर्क हमारी सबसे बड़ी खुशियों में से एक स्रोत हो सकता है। लेकिन काम में संतुष्टि प्राप्त करने के लिए मार्क्स ने लिखा कि वर्कर को उन वस्तुओं में खुद को देखना चाहिए जिन्हें उन्होंने बनाया है। जैसे किसी व्यक्ति ने इस चेयर का निर्माण किया, ये सीधी, मजबूत, ईमानदार और एलिगेंट है। ये दिखाता है कि अपनी सर्वोत्तम स्थिति में लेबर हमें अपने अंदर की अच्छाइयों को बाहरी रूप देने का अवसर देता है। लेकिन आधुनिक दुनिया में ये बहुत कम दुर्लभ है। इसका एक कारण यह है कि मॉडर्न वर्क अत्यधिक स्पेशलाइज्ड है। स्पेशलाइज्ड नौकरियां आधुनिक इकोनॉमी को अत्यधिक एफिशिएंट बनाती हैं, लेकिन वो ये भी सुनिश्चित करती हैं कि किसी भी वर्कर को ये महसूस करना मुश्किल हो कि वो वास्तव में मानवता की वास्तविक आवश्यकताओं में योगदान कर रहे हैं। मार्क्स ने तर्क दिया कि मॉडर्न वर्क वियोजन की ओर ले जाता है, अर्थात दिन भर आप जो काम करते हैं और आप जो वास्तव में महसूस करते हैं कि आप एक्सटेंस में योगदान देने में सक्षम हैं, उनके बीच एक सहबद्धता है। नंबर 2, आधुनिक कार्य असुरक्षित है। कैपिटलिज्म मानव को पूरी तरह से एक्सपेंडेबल बना देता है। प्रोडक्शन की शक्तियों में बस एक अन्य कारक जिसे लागत बढ़ते ही बेरहमी से हटा दिया जा सकता है। लेकिन फिर भी जैसा कि मार्क्स ने जाना, हमारे भीतर गहराई से हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें जबरन हटा दिया जाए। हमें अबेंडन होने से डर लगता है। नंबर 3, वर्कर गेट पेड लिटिल व्हाइल कैपिटलिस्ट गेट रिच। वर्कर को कम पैसा दिया जाता है जबकि कैपिटलिस्ट अमीर हो जाते हैं। ये शायद कैपिटलिज्म के साथ मार्क्स की सबसे स्पष्ट शिकायत है। उन्होंने विशेष रूप से ये माना कि कैपिटलिस्ट वर्कर के वेग को यथासंभव कम कर देते हैं ताकि वो एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त कर सकें। उन्होंने इसे प्रीमेटिव एक्यूमुलेशन और स्प्रंगलेज एक्यूमुलेशन का नाम दिया है। जहां कैपिटलिस्ट प्रॉफिट को नवीनता और तकनीकी प्रतिभा के लिए पुरस्कार मानते हैं, वहीं मार्क्स इसे कहीं अधिक निंदनीय मानते थे। प्रॉफिट केवल चोरी है और जो आप चुरा रहे हैं वो आपके वर्कर और लेबर्स की प्रतिभा और कठिन परिश्रम है। चाहे मूलभूत तथ्यों को कितना भी सजाया जाए, मार्क्स जोर देते हैं कि अपनी सबसे कच्ची अवस्था में कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि एक कर्मचारी को एक कीमत पर काम के लिए भुगतान करना और उसी काम को कहीं अधिक ऊंची कीमत पर बेचना। प्रॉफिट शोषण के लिए एक आकर्षक शब्द है। नंबर 4, कैपिटलिज्म इज वेरी अनस्टेबल। कैपिटलिज्म बहुत अस्थिर है। मार्क्स ने प्रस्तावित किया है कि कैपिटलिज्म सीरीज ऑफ क्राइसिस की एक सिस्टम द्वारा कैरेक्टराइज्ड होती है। हर क्राइसिस को कैपिटलिज्म द्वारा किसी न किसी तरह असाधारण और दुर्लभ बताया जाता है और दावा किया जाता है कि अंतिम क्राइसिस होगा। लेकिन मार्क्स ने तर्क दिया है कि क्राइसिस कैपिटलिज्म के अभिन्न अंग हैं। ये क्राइसिस तब उत्पन्न होते हैं जब हम अधिक प्रोडक्शन करने में सक्षम होते हैं।
इतना अधिक कि जितना किसी को कंज्यूम करने की आवश्यकता हो। कैपिटलिस्ट क्राइसिस अबेंडेंस के क्राइसिस हैं, ना कि कमी के क्राइसिस, जैसा कि अतीत में शॉर्टेज क्राइसिस हुआ करते थे। मार्क्स ने इसे गहराई से अनुचित पाया कि आधुनिक फैक्ट्रीज इतनी उत्पादक होने के बावजूद हर किसी को रोजगार नहीं मिल पाता। इसके बजाय ये बेरोजगारी को एक समस्या मानती हैं, जबकि इसे फ्रीडम के रूप में देखा जाना चाहिए। मार्क्स का मानना था कि हमें इस उत्पादन से उत्पन्न धन को पुनः वितरित करना चाहिए ताकि हर किसी को जीवन जीने का उचित अवसर मिले। नंबर 5, कैपिटलिज्म इज बैड फॉर कैपिटलिस्ट। कैपिटलिज्म कैपिटलिस्ट के लिए भी बुरा है। मार्क्स ने यह नहीं सोचा कि कैपिटलिस्ट बुरे हैं। उदाहरण के लिए वो इस बात से अवगत थे कि कैपिटलिस्ट व्यवस्था हर किसी को अपने जीवन मैरिज में इकोनॉमिक हितों को केंद्र में रखने के लिए मजबूर करती है ताकि वो गहरे ईमानदार रिश्तों को समझ ना सकें। मार्क्स ने इसे वस्तु पूजावाद कहा है क्योंकि यह हमें उन चीजों का मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करता है जिनका कोई वास्तविक उद्देश्य मूल्य नहीं होता। उन्होंने चाहा कि लोग आर्थिक बाधाओं से मुक्त हो सकें ताकि वो अपने संबंधों में समझदारी और स्वस्थ विकल्प बना सकें। 20वीं सदी में नारीवादियों ने महिलाओं के उत्पीड़न का उत्तर ये दिया कि महिलाओं को काम पर जाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन मार्क्स का उत्तर अधिक सूक्ष्म था। इस नारीवादी आग्रह ने केवल ह्यूमन स्लेवरी को ही कायम रखा। बात यह नहीं है कि महिलाओं को अपने पुरुष सहकर्मियों के कष्टों की नकल करनी चाहिए, बल्कि यह है कि पुरुषों और महिलाओं के पास स्थायी रूप से अवकाश का आनंद लेने का विकल्प होना चाहिए। हम सभी को थोड़ा और मार्क्सवादी क्यों नहीं होना चाहिए? मार्क्स के नाम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि उन्होंने प्रस्तावित किया कि इकोनॉमिक सिस्टम एक सूक्ष्म और गुप्त तरीके से हमारे विचारों को प्रभावित करता है। मार्क्स ने इसी विचारधारा कहा है, एक कैपिटलिस्ट समाज वो है जहां अधिकांश लोग, चाहे वो अमीर हों या गरीब, उन बातों पर विश्वास करते हैं जो वास्तव में इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़ी हुई मूल्य धारणाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, यह मानना कि जो व्यक्ति काम नहीं करता वो वर्थलेस है। यह सोचना कि कुछ सप्ताह से अधिक लेजर्स लेना पापपूर्ण है। यह विश्वास करना कि अधिक चीजें हमें अधिक खुश करेंगी। यह धारणा रखना कि जो चीजें और लोग सार्थक हैं वो हमेशा पैसा बनाएंगी। मार्क्स का तर्क था कि कैपिटलिज्म का सबसे बड़ी बुराई ये नहीं है कि टॉप पर भ्रष्ट लोग हैं, ये तो किसी भी मानव संरचना में हो सकता है, बल्कि यह है कि कैपिटलिस्ट विचार हमें इनॉक्स, कॉम्पिटिटिव, कन्फर्मिस्ट और राजनीतिक रूप से उदासीन बनाते हैं। मार्क्स ने केवल ये नहीं बताया कि कैपिटलिज्म में क्या गलत है, उनके लेखन में हमें उनके उटोपियन भविष्य की झलक भी मिलती है। अपने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में उन्होंने एक ऐसी दुनिया का वर्णन किया है जो प्राइवेट संपत्ति का विरासत में मिली संपत्ति के बिना होगी, जहां इनकम टैक्स अत्यधिक प्रगतिशील होगा, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज का सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा और सार्वजनिक शिक्षा मुफ्त होगी। मार्क्स ने यह भी उम्मीद की थी कि साम्यवाद समाज लोगों को उनकी प्रकृति के विभिन्न पक्षों को विकसित करने की अनुमति देगा। उन्होंने लिखा, कम्युनिस्ट समाज में यह संभव होगा कि मैं एक दिन एक चीज करूं और अगले दिन दूसरी सुबह में हंटिंग करूं, दोपहर में मछली पकड़ूं, शाम को कैटल की देखभाल करूं और रात में आलोचना करूं, जैसे मेरा मन करे, बिना कभी शिकारी, मछुआरा, चरवाहा या आलोचक बने। जब मार्क्स लंदन चले गए तो उनके मित्र और बौद्धिक सहयोगी फ्रेडरिक एंजल ने उनका इकोनॉमिक रूप से हेल्प किया। एंजल एक धनी व्यक्ति थे जिनके पिता का मैनचेस्टर में एक कॉटन प्लांट का कारखाना था। एंजल ने मार्क्स के कर्ज चुकाए और यह सुरक्षित किया कि उनके वर्क पब्लिश्ड हों। दिलचस्प बात यह है कि कैपिटलिज्म ने कम्युनिज्म के लिए भुगतान किया। मार्क्स और एंगल ने एक दूसरे को प्रेमपूर्ण कविताएं भी लिखी। अपने समय में मार्क्स एक सम्माननीय या लोकप्रिय बौद्धिक नहीं थे। उनके समय के पारंपरिक और सम्माननीय लोग ये सोचकर हंसते थे कि उनके विचार दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु के कुछ दशकों बाद उनके विचारों ने 20वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक आंदोलनों में प्रमुख भूमिका निभाई। उनकी रचनाएं उन आंदोलनों की नींव बनी जिन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया।
फिर भी मार्क्स शुरुआती चिकित्सा विज्ञान के एक शानदार डॉक्टर की तरह थे। वो रोग की प्रकृति को पहचान सकते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इसे ठीक कैसे किया जाए। आज के समय में हमें एक अर्थ में मार्क्सवादी होना चाहिए, उनके इस विश्लेषण से सहमत होकर कि हमारी समस्याएं क्या हैं, लेकिन हमें ऐसे समाधान ढूंढने होंगे जो वास्तव में काम करें, जैसा कि मार्क्स ने खुद कहा और हम पूरी तरह से सहमत हैं। फिलोसोफर्स ने जब तक केवल विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, लेकिन असली मुद्दा इसे बदलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।